ओके। तो सारे बच्चों को पता होगा कि लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था। लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रह गया था, और उससे पहले अपन लोगों ने जो एटॉमिक मॉडल्स है ना, वो अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे एटॉमिक मॉडल्स। और फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे डिस्कवरी जो है वो अपन लोगों ने देख ली थी। ओके। तो ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में अपन लोगों ने एक बार चेक कर लिया था। फिर उसके बाद जो है वो एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स, ये सब चीजें क्लियर कर ली थी। फिर उसके बाद जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो हम लोगों ने देखे थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं देखे थे अपन लोगों ने, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, ये सारी चीजें अपन लोगों ने कंप्लीट करी है ना। और फिर उसके बाद जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद जो है वो डुअल नेचर पढ़ा था, है ना। डुअल नेचर मतलब वेव, जो लाइट का डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज, तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने क्लियर कर लिया था। आज अपन लोगों को क्या पढ़ना था? ओके। तो आज अपन लोगों को क्या पढ़ना था बताओ मुझे। ठीक है। तो जो भी आज का लेक्चर है, बोर्ड्स मॉडल, बोर्ड्स मॉडल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो सारे लोग जो है वो बोर्ड्स मॉडल पहले से ही पढ़ के आए होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने बोर्ड्स में पढ़ा था कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे कि बोर्ड्स ने बताया था कि किसी भी चीज का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई के बराबर होता है। उसके क्वेश्चंस अपन लोगों ने कर लिए थे। ठीक है। इसके क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकते हो। एंगुलर मोमेंटम किसके लिए वैलिड है, किसके लिए नहीं है। तो एन की वैल्यू जो है वो अगर ऐसे इंटीजर मल्टीपल होगा तो वो जो है वो एंगुलर मोमेंटम होगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। अगर रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। ये अपन लोगों ने देखा था। ओके बच्चे लोग। ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या देखना है? रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। जैसे कोई भी एटम है ना, उसकी रेडियस, रेडियस क्या होती है? एटम जो होता है वो स्पेरिकल होता है ना। अब स्पेरिकल है तो लास्ट वाली सेल, आउटर मोस्ट सेल, और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। ये आउटर मोस्ट सेल है और ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, उसके बीच की जो अगर बात करी जाए उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है। तो रेडियस का तुम लोगों ने डेरिवेशन वगैरह देखा होगा कि कैसे करते हैं। किसी को डेरिवेशन पता करना है क्या? वैसे तो हम लोगों का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। चेक करो ये वाला फॉर्मूला। रेडियस जो है वो nth ऑर्बिट की 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल की रेडियस हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोगों को ये चीज पता चलेगी कि रेडियस इसकी क्या है। फिर से फॉर्मूला एक बार देखो, याद करने की कोशिश करो। ये फॉर्मूला आता कैसे है वो अगर तुम्हें पता करना है तो याद होना चाहिए कि F1 सेंटीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC, है ना। F1 F2 जो है वो बराबर होते थे, जब तुम लोगों ने डेरिवेशन किया होगा। F1 और F2 बराबर, मतलब अगर हम बात करें कि आउटर मोस्ट सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखना ध्यान से, थोड़ा सा डेरिवेशन बताते हैं। पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और उतना ही ये जो है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, तो दोनों का फोर्स जो है वो बराबर होंगे ना, है ना। दोनों के फोर्स जो बराबर हो। ठीक है। एक को बोलते हैं कोलॉम्बिक फोर्स। तो अगर हम बात करें कूलॉम्स क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये था ना। अब देखो किसी भी चीज का अगर चार्ज देखते हैं ना Q1, तो जेड ई मतलब सेंटर के ऊपर कितना चार्ज है, जेड क्या है उस चीज का एटॉमिक नंबर, और ई क्या है चार्ज, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो Q1 की वैल्यू आ गई है जेड ई, और Q2 की वैल्यू आ गई है ई। तो यहाँ पे, और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, वो उसको हम के मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एफ सी निकाल सकते हैं क्या बच्चे लोग? यहाँ पे अगर एफ सी निकालना हो तो क्या होगा, बताओ मुझे। एफ सी निकालना होगा तो के Q1 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये था। म्यूट रखो बेटा, ठीक है। ये एफ सी हो गया है। इसी तरीके से एक और फोर्स होता है, ठीक है। एक और फोर्स अगर दोनों को बैलेंस कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर दोनों को बैलेंस कर दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला आता है। तुम्हें डेरिवेशन नहीं याद करना, डेरिवेशन तुम लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा। अपने को अभी जो शॉर्टकट है जिससे क्वेश्चन बनेंगे वो देखना है। तो रेडियस जो है वो nth ऑर्बिट की 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे मान लो यहाँ पे हमने इस ऑर्बिट के लिए बात करी, इस ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालनी, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 2, ध्यान देना। ओके। अब हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, हाइड्रोजन एटम का जो जेड है वो 1 है, एन जो है वो 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होती है ना, देखो एक ही ऑर्बिट, तो इसके बीच की डिस्टेंस होगी। तो हाइड्रोजन की रेडियस जो है वो 0.529 आ जाती है। कितनी आ जाती है? 0.529। अब अगर रेडियस इतनी आ जाती है बच्चे लोग, ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, रेडियस का फॉर्मूला पता चल गया। फिर से बताओ मुझे, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है? 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये वाली वैल्यू होती है रेडियस, है ना। अगर कोई दो ऑर्बिट की रेडियस पूछी जाए, जैसे मान लो यहाँ पे रेडियस n1 है और इस वाले के लिए रेडियस r2 है, भाई इसके लिए क्या है r1 है और इसके लिए क्या है r2, दो ऑर्बिट के लिए पूछी जाए तो कैसे करेंगे? तो भाई एक के लिए निकाल लो, दूसरे के लिए निकाल लो, दोनों को अपॉन कर दो। रेशियो निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। अब देखो यहाँ पे जेड और जेड सेम एटम है इसलिए कैंसिल हो गया, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ये कैंसिल हो गया और क्या हो जाएगा, देखो ऊपर क्या है n1 और नीचे क्या है n2, n1 और n2 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, बच्चे लोग अगर इसकी हम बात करें कि सेम एटॉमिक नंबर है, भाई सेम एटम के बारे में है, अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो ये रिलेशन होगा दो ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट करने का। और अगर डिफरेंट डिफरेंट है, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, ओके, तो कैसे देखेंगे? अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बच्चे लोग, तो यहाँ पे Z1 Z2 और अलग अलग ऑर्बिट है, मान लिया यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2, तो देखो क्या होगा, इसको और इसको रेशियो कर दोगे, अपॉन कर दोगे तो r1 r2 n1 n2 और इधर Z2 Z1। क्यों? क्योंकि Z1 जो है वो नीचे है तो नीचे रहेगा और Z2 और नीचे आ जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है ना? जैसे मान लो हमने बोला r1 r2, ये वाली चीज तो कैंसिल हो गई, n1 स्क्वायर और क्या होगा Z1 अपॉन क्या हो जाएगा n2 स्क्वायर और Z2 बेटा। और ये जो है वो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं होता, n1 Z2 n2 Z1, ये याद रहेगा सभी बच्चों को। इतनी चीज क्लियर हो गई क्या? पहले रेडियस एक की पूछी जाए तो ये वाला फॉर्मूला r इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, और अगर ऐसा पूछा जाए कि भाई सेम एटम है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालो, तो सेम एटम है तो जेड जो है वो नहीं आएगा क्योंकि जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। और
फिर N1 N2, देखो N1 ऊपर है N2 नीचे है, ठीक है, फॉर्मूले में ही N1 का स्क्वायर है। ओके, आगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। R1 R2 डिफरेंट है, Z1 Z2 अगर डिफरेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N1 ऊपर ही रखेंगे, याद रखना, ठीक है। रेडियस के ऊपर बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन करें क्या? तैयार हो तुम लोग पेन पेपर लेके? बोलो। यस, ओके, देखो एक मिनट, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। देखो सारे फॉर्मूले याद रखना, कौन कौन से फॉर्मूले हैं पता चल रहा है ना? ठीक है, एक बार बताने की जरूरत अगर पड़े तो बता देना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने लिए, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियाई ऑफ थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बताओ, पहला क्वेश्चन। सभी बच्चे बताएं। रेडियस का फॉर्मूला अगर लिखना पड़ जाए तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ये वाला फॉर्मूला है। चलो फटाफट फटाफट मुझे आंसर चाहिए। 4.76 आया है, 4.76। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। लिखा हुआ है, इफ रेडियाई आई, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, second orbit of hydrogen is 2.12 angstrom, then find the radius of, find the radii of Li2 plus for same orbit। एक ही ऑर्बिट के लिए रेडियस फाइंड आउट करनी है जल्दी से। सारे बच्चों का आ गया पहला वाला आंसर, वेरी गुड। फर्स्ट वाला का आंसर आ गया है सभी बच्चों का, बहुत अच्छे, ठीक है। फर्स्ट वाले का अगर आंसर की बात करें तो कुछ नहीं करना है, थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू, थर्ड ऑर्बिट है मतलब एन की वैल्यू 3 है, 3 3 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सभी बच्चे पेन और पेपर लेके बैठे, रफ नोटबुक लेके बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी लोग निकालें,
दूसरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी। इफ द रेडियस ऑफ, रेडियाई के ऊपर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन कर रहे, इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, He प्लस की रेडियस दी गई है x पिकोमीटर, बोला गया है फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस। बच्चे लोग वेरी गुड। जीरो 0.76 सेकेंड वाले का आया 0.76, ऐसा आप बोल रहे हैं। 0.76 सेकेंड वाले का आया है, बाकी लोग जल्दी करें। देखो यहाँ पे Li2 प्लस है और हाइड्रोजन है, दोनों की जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो क्या रेडियस जो है सेकेंड ऑर्बिट के लिए है, एन की वैल्यू सेम, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? अपने को पता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, R1 R2 इक्वल्स टू N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, और ये पूरा नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे Z2 अपॉन क्या हो जाएगा Z1, N1 स्क्वायर N1, तो N1 तो कैंसिल हो गया क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट के लिए है, दोनों के लिए। और Z2 कितना हो जाएगा, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1। मतलब क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 बच्चे लोग 3 डिवाइड बाई 1। R2 कितना दिया हुआ है 2.12 एंगस्ट्रॉम, मतलब R1। ठीक है, तो R2 हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो R2 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 ये इधर चला जाएगा, R2 इधर आ जाएगा, और इधर R1। बच्चे लोग 1/3 इंटू 2.12 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 बढ़ाओ, मतलब 212 अपॉन 300। ठीक है, इसको अगर करोगे तो कितना आएगा, 0.7 टाइम्स जाएगा, 0.706 A0। सारे बच्चों का आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना वैल्यू आई है, देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट है और यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है, और एटम भी डिफरेंट है। सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट एटम भी क्या है, डिफरेंट। अगर एटम डिफरेंट है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, बताओ फॉर्मूला याद है, ये वाला यूज कर लो, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, और Z2 अपॉन Z1। बच्चे लोग N1 की वैल्यू क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है ना, तो 2 2 जा 4, 4 आ गया, और N थर्ड ऑर्बिट है तो 3 3 जा 9। बच्चे लोग पता चल रहा है ना। फिर उसके बाद Z1 सॉरी Z2 कितना है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 हो गया। आगे फिर उसके बाद Z1 कितना, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, मतलब 2 है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 18। 16 डिवाइड बाई 18 मतलब हम कितना बोल सकते हैं, 8/9 बोल सकते हैं क्या बच्चे लोग? मैच कराना सब लोग आंसर, मैच कराना, मतलब R1 अपॉन R2 जो होता है वो 8/9 हो गया, है ना। लेकिन रेडियस दी गई है, पहले वाली की रेडियस दी गई है, कितना है x, तो मतलब R2 जो हो जाएगा वो इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, मतलब 9/8 x आ गया।
मतलब R2 कितना आ गया, 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, 1.1 x पिकोमीटर। सारे बच्चों को आया क्या? सारे तीनों क्वेश्चन चेक करो कैसे Yes, sir. क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर टिपिकल क्वेश्चन आया तो ऐसे आ सकता है। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन अगर आया तो ऐसे आ सकता है, मैं दे रहा हूं। R1 हाइड्रोजन के लिए रेशियो निकालना है, R2 हाइड्रोजन के लिए रेशियो निकालना है, और R3 हाइड्रोजन के लिए, इनका रेशियो निकालना है। फटाफट करें, सारे बच्चे करें, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। R1 हाइड्रोजन के लिए, R2 हाइड्रोजन के लिए, चलो R1 जो है वो डाल देते हैं, R1 हीलियम के लिए, He+ के लिए, और R1 जो है वो B3+ के लिए। रेशियो निकालना है सारे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6, R2 Li2+ के लिए, R2 हीलियम 2+ के लिए, और R2 H के लिए। बस इतना, इतने रेडियस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। 1:4:9 आया है पहले वाले का, ऐसा बोल रहे लोग। वेरी गुड। अपने को पता है ना कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n² होता है ना, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n² होता है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, तो n²/z, तो z तो सबका सेम है, तो n² मतलब 1 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सिंपल सा, मतलब 1:4:9। आगे आंसर सेकंड वाले का। सेकंड का है 6:3:2, देवयांशी। ओके, आगे सारे बच्चे बताने की कोशिश करें। सेकंड का देखो, कभी भी ऐसे वैल्यू आए ना, अपॉन में आए ना, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जल्दी से करें। R1 है हाइड्रोजन, हीलियम और बेरिलियम के लिए, सब रेडियस, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो सेम ही है। तो यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 1/4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का 4:2:1 ऐसे बोलना है। सिंप्लीफाई करो, कुछ बच्चों का गलत हो रहा है। सिंप्लीफाई करो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तीनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1 आ गया। रेशियो 4:1। अरे गलत हो गया बेटा, 4:1 आंसर आ रहा है, 4:1। सिंपलेस्ट फॉर्म, अपॉन में नहीं दिया होगा तुम्हें ऑप्शन में, अपॉन में ऑप्शन में नहीं दिया होगा। लास्ट वर्षा गलत हो गया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, Li2+ है, हीलियम 2+ है, और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R2 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 सबके लिए R2 है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ पे हम ऐसा 1/ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मतलब 3, और इधर 1/ कितना 2, इधर क्या हो जा रहा है 1/1, ऐसा है शायद। और रेडियस जो है वो सेकेंड ऑर्बिट के लिए है, तो 4 हो जाएगा, इधर भी सेकेंड ऑर्बिट के लिए है तो 4 हो जाएगा, इधर भी सेकेंड ऑर्बिट के लिए है तो 4 हो जाएगा। ऐसा है, 4/3, 4/2 और 4/1, ऐसा है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना के बताओ मुझे।
सिंपलेस्ट फॉर्म बना के बताओ। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई बताए? यस, एकदम सही है श्वेता। दिव्यांशी का भी सही है। झिलमिल 236, वेरी गुड, एकदम सही है। 236 एकदम सही है। तो यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं? यहाँ पे अगर हमने किया 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से नहीं, अगर 3 से किया, जैसा वर्षा बोल रही है, अगर 3 से किया तो देखो क्या होगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। और इधर कितना हो जाएगा? 12, इधर 12 है ना। अगर वर्षा का बोलना सही है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रही है। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12, 12/3। और इधर 12/3, 12 बाई कितना हो जाएगा? 3 1। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 4 हो सर जाएगा। 12/2 आएगा। ये 12/2 एंड वाले में। ट्रिलियन वाले में। अच्छा हाँ वही, ये 12/2। तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 6, और इधर जो होगा वो 12 होता रहेगा। मतलब 4⁻6⁻12 ऐसा आ सकता है। और इसका और सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2⁻3⁻6। वेरी गुड। अब पता चल गया ना कैसे इसके क्वेश्चंस आएंगे। सभी बच्चों को रेडियस के क्वेश्चंस आते हैं तो कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो हम लोगों को नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? अगर टोटल एनर्जी पूछी जाए तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान देना। जिससे क्वेश्चन बनेंगे वही कॉन्सेप्ट तुम लोगों को याद रखना है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ना तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। और अगर स्टेशनरी है तो पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनका सम करके डेराइव करके ये वाला फॉर्मूला निकाला गया। तुम्हें डेरिवेशन बोर्ड में कराया गया होगा, वो तुम्हें अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना। केवल और केवल तुम्हें क्या करना है? फॉर्मूला याद करना है। इसी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं निकालना है तो किलो जूल में निकालो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, माइनस का 1312 Z²/n²। इसमें याद रखना कि Z²/n² दोनों में है, और रेडियस में क्या था? n²/z था। इतना याद रखोगे। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली अगर याद रखोगे उसी से काम चल जाएगा। और इसमें कॉन्सेप्ट टोटल एनर्जी में क्या कॉन्सेप्ट आया कि अगर काइनेटिक एनर्जी पूछी जाए तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का मतलब माइनस होती है। अगर डेरिवेशन जो है तुम लोगों ने देखा होगा तो वहां पे हाफ mv², या हम बोल सकते mv² और -mv²/r, mv²/r और -mv²/r आता था। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो याद रखना कि अगर टोटल एनर्जी निकाले मिल गई, इस फॉर्मूले से हमने टोटल एनर्जी निकाल ली, और टोटल एनर्जी निकाल ली उसके बाद जो है काइनेटिक एनर्जी निकाली तो उसका माइनस कर दो बस। और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स कर दो। काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स। ऐसे ही ऐसे देख लो, ऑप्शन में आता है, बस केवल साइन दिए रहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन होगा, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन होगा, और काइनेटिक एनर्जी का पॉजिटिव होगा। डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ध्यान देना, याद हो जाएगा फॉर्मूला। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6। पहले Z है
और बाद में n है, दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जैसे मान लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला गया, तो तुम्हें n की वैल्यू जो है वो 1 नहीं रखनी है, क्यों? क्योंकि 1 तो ग्राउंड स्टेट है ना, और एक्साइट हो गया है तो n की वैल्यू एक और जोड़ देंगे, मतलब n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2। वही बोला गया है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका हुआ है, अगर इसको एक्साइटेशन मिले, मतलब n जो है वो क्या है ग्राउंड एनर्जी लेवल, इसको अगर थोड़ा सा एक्साइटेशन मिले तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ ना। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या है 2, मतलब कभी भी अगर क्वेश्चन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा जाए तो n की वैल्यू एक ज्यादा जोड़ देंगे, सेकंड पूछा जाए तो n की वैल्यू 3, x पूछा जाए तो x+1, ध्यान देना। ओके, और यहां से इस फॉर्मूले से तो पता चल रहा है ना कि टोटल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर है। यहां हम ऐसे बोल सकते हैं कि T1/T2 जो है अभी आगे डेराइव करके दिया हुआ है, T1/T2 जो है वो N2/N1 हो सकता है बच्चों लोग। और कभी कभी क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी का पूछा जाता है, तो अगर टोटल एनर्जी जो है nth ऑर्बिट की निकाली, उसका पॉजिटिव जो होगा वो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। इतना कॉन्सेप्ट देखो पहले सभी बच्चे, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें जल्दी से, फिर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आया? यस सर क्लियर है। ओके, अब इसके क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो तुम लोग? जैसे टोटल एनर्जी जो है ना -13.6 है, अगर बोला जाए कि टोटल एनर्जी किसी भी एटम की, किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितनी है -13.6, और बोला जाए कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो जस्ट पॉजिटिव हो जाएगी बस, +13.6 और कुछ नहीं। मनीषा, याद रखना एक्साइटेड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रिपीट किया गया है, अगर z की वैल्यू सेम है और एक ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन पूछा गया है और इधर के लिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, इनको दोनों को अपॉन कर दो तो ये वाली सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो N2/N1, ध्यान देना। और ये वाला अगर दो अलग अलग एटम लिए हुए तो उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट है, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो अगर इनको अपॉन करेंगे तो E1/E2, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, Z1/Z2 और N2/N1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे Z1 और Z2 जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया बच्चे लोग, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है इसी का टोटल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट, अगर एनर्जी दी गई है तो हमें, हम लोगों को पता है ना, प्लैंक ने बताया था E=hν, है ना। अगर एनर्जी दी गई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, E=hν, और h तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ये 3:2 है, 2:1 है, इसकी अगर एनर्जी होगी इनका सम हो जाएगा ये, अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है इनका सम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम लोग और भी देखते हैं, न्यू जो होगा
वो c बाई लैम्डा होता है कि नहीं होता? c तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा में रिलेशन आ जाएगा। जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू हो सकती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा होती है। मतलब एनर्जी में जो रिलेशन आ रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, ऐसा जो रिलेशन आ रहा है वो फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन होगा। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी इसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एनर्जी के बेस्ड, समझते जाना। पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ निकालो, तो 2 की वेवलेंथ दी गई, तीसरी की वेवलेंथ निकालो। आगे देखो कॉन्सेप्ट 6 में, अगर मान लो कोई एनर्जी, मतलब यहाँ पे n1 जो है वो फर्स्ट और इधर n2, एनर्जी लेवल जो है वो en1 और en2। n1 का फॉर्मूला तो पता ही है, ये वाला है, और n2 का ये वाला। इनके अगर डिफरेंस निकालें तो ये आता है -13.6 की जगह पे यहाँ पे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब ऐसा आता है कि hc अपॉन लैम्डा जो होता है ना बच्चे लोग, ये 13.6 जेड स्क्वायर और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। और ये वाली जो चीज है ना, ये इसको अपॉन में कर देते हैं। 1 अपॉन लैम्डा जो है वो 13.6 अपॉन क्या हो जाएगा, hc। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों को। क्या बोलते हैं? आर, याद है आर। फिर उसके बाद जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग याद कर लेना, इसी से आएगा। इसको क्या बोलते हैं? वेव नंबर। अगर वेव नंबर पूछी जाए तो 1 अपॉन लैम्डा को बोलते हैं वेव नंबर। वो उसका फॉर्मूला जो होता है वो आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इतना तक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? फिर से एक बार तुम लोग देखो एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये वाला एनर्जी का कॉन्सेप्ट चेक करो जल्दी से। हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट टोटल एनर्जी। नेक्स्ट है रिलेशन एक्साइटेड स्टेट वाला, और फिर दो सेम एटॉमिक नंबर है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, फिर लैम्डा और न्यू, और फिर उसके बाद डिफरेंस। ओके, अब देखो इसी के बेस्ड अपन लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो बोला गया है, पहला क्वेश्चन है, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन किसकी फाइंड आउट करनी है? क्या क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी। दूसरा जो है, अगर फॉर्मूला याद है तो कर लो। दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? काइनेटिक एनर्जी पहले फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी, चलो टोटल एनर्जी। तीसरी चीज जो है वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फोर्थ चीज जो है वो आर फाइंड आउट करनी है। इससे सारी चीजें जो है वो तुम लोगों की रिवाइज हो जाएगी। जल्दी से करें। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। calculate the ratio of energy of first excited state, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। पहले वाले का आंसर आ गया है
रिलेशन तो पता होगा ना, अगर रिलेशन पता है तो निकाल सकते। तो मैं बताता हूं, अगर कुछ लोगों को रिलेशन भूल भी गया हो तो मैं इधर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान दो कि अगर टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी के माइनस होती है ना, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दी गई। तो टोटल एनर्जी जो होती है ना बच्चे लोग, वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी दी गई है तो टोटल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जो है 6.8/2 मतलब 3.4 टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी जो आ गई है माइनस का 3.4, अब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बच्चे लोग। अगर टोटल एनर्जी जो है वो माइनस का 3.4 है तो काइनेटिक एनर्जी इसका पॉजिटिव हो जाएगा प्लस की 3.4। यस, वेरी गुड, पता चल गया। अब एन की वैल्यू निकालनी। एन की वैल्यू के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। एन की वैल्यू के लिए अपने को टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/N1²। Z क्या है? 1, और N क्या है? वही तो निकालना है बच्चे लोग। सभी लोग ध्यान से देखते रहें। -13.6 1/N1, तो N1 की वैल्यू अपने को N की वैल्यू निकालनी है, मतलब हम N² ऐसे कर लें तो -13.6 अपॉन टोटल एनर्जी आ जाएगा। टोटल एनर्जी क्या है? -3.4। ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स समथिंग आ सकता है, तो मतलब 9 टाइम्स आएगा। देखो 3.4, ये कैंसिल हो गया, 136/34। अगर 34 इंटू 9 करेंगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा। कितना करेंगे? 4 4 4 जा 16, है ना, और 4 3 जा 13, एकदम 4 टाइम्स आ रहा है। मतलब N² जो है वो 4 है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। बच्चे लोग N की वैल्यू 2 आ गई। बहुत सारे बच्चों की आई 2 पॉइंट समथिंग, हाँ 2 ही आ गई। R की वैल्यू बताओ, R की, रेडियस की वैल्यू अपने को पता है। रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? 0.529 N²/Z। पता है क्या? N²/Z, N कितना है? 2²/Z कितना है? हाइड्रोजन के लिए है क्या? यस, 1। मतलब R का जो है वो 4 से इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब 4 2 जा 8, 2 2 जा 9, मतलब 2.1 समथिंग आएगा ऐसे आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें जल्दी से। calculate the radius, calculate the ratio of energy first excited state and second excited state। उनकी एनर्जी का रेशियो जो है बच्चे लोग कैलकुलेट करना है अपने को। रेशियो कैलकुलेट करना है, मतलब ES1/ES2 ये कैलकुलेट करना है। किसी का आंसर आ गया 9.4, बहुत अच्छे। आगे आगे बोले 9.4। 9/4। Yes sir, 9:4. ओके, 9⁴ आया, एकदम सही आया है, ठीक है। मतलब एक्साइटेड 13.6 कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, है ना भाई, लिथियम है ना, इधर भी 3 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया।
और इधर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, तो 3 आ जाएगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 9/4। क्लियर हो गया? इतने क्वेश्चन चलेंगे कि और एक क्वेश्चन दें? नीट में एक क्वेश्चन आया था, वो दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि इफ एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट of hydrogen is -328 kilojoule per mole, then calculate energy of फोर्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। बच्चे लोग फटाफट बताएं, किलो जूल पर मोल है भाई, किलो जूल पर मोल का फॉर्मूला तो याद होगा। पॉइंट नहीं लगता था? अरे ये वाला फॉर्मूला, एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है वो माइनस का 1312 है ना, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये था ना। बताओ मुझे आंसर, किसी का आंसर आया क्या? अब आ जाएगा। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, इतनी एनर्जी दी गई है। नहीं आया? अरे सेकेंड ऑर्बिट है और फोर्थ ऑर्बिट है, इसके लिए निकालना है। तो -13.6, सॉरी 1312, एन स्क्वायर जो है वो 1/2 स्क्वायर है ना, और यहाँ पे -1312, और इधर बेटा कितना है, फोर्थ ऑर्बिट है ना, और 1/1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 16/2, 2 to 4 है ना। माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, ये भी बता दो मुझे। सर नेगेटिव में। नेगेटिव में आएगा आंसर, चेक करो इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -82 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे E2 अपॉन E4 16/4 है ना, तो यहाँ पे E4 जो है भाई, E2 क्या है, माइनस में दिया हुआ है ना, E2 माइनस में -328 ऐसा दिया गया, तो माइनस में ही आएगा ना, तो कितना आ जाएगा -82। कंफर्म? क्लियर? ओके, माइनस का आएगा भाई। चलो नेक्स्ट जो है, बोर्स ने क्या बताया था, वेलोसिटी के बारे में बताया था बच्चे को। वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, अब रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में देखो।
अगर वेलोसिटी होगी तो वो वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.188 इंटू 10 की पावर 8 जेड अपॉन एन, इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं है, जेड अपॉन एन। जैसे जो टोटल एनर्जी में था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वैसे इसमें जेड अपॉन एन, सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना फॉर्मूला इसमें है सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो आगे, फिर से वही चीज, वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो n2 अपॉन n1 सेम फॉर सेम एटॉमिक नंबर, और ये क्या है फॉर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अलग अलग अगर हम एटम के बारे में देख रहे हैं, अलग अलग मतलब एलिमेंट्स के बारे में देख रहे, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर का हम लोग ऐसे देखें। बच्चे लोग क्लियर, याद आया गया? चलो आगे की बात करते हैं। इसी में टाइम पीरियड भी बताया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? अगर वेलोसिटी पता चल गई तो टाइम पीरियड भी पता चल जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है 1.6 इंटू 10 की पावर -15 n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। देखना यहाँ पे n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर है। भाई टाइम पीरियड क्या होता है? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है? बताओ मुझे, टाइम पीरियड कितना होता है? भाई सर्कुलर पाथ है ना, तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड? अरे ऐसा होता है ना, टाइम पीरियड जो है वो 2πr अपॉन v। भाई टाइम पीरियड जो है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, n क्यूब और अपॉन क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि r जो है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अपॉन जेड हो जाएगा। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है? चेक करो, है ना, वेलोसिटी जो है वो z अपॉन n है ना। क्लियर हो जाएगा, ये वाली चीज क्लियर हो गई। मतलब टाइम पीरियड अगर निकालने को आ जाए तो n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। कभी कभी टाइम पीरियड निकालने के अलावा फ्रीक्वेंसी भी निकालने को आ सकती है। क्या निकालने को आ सकती है? फ्रीक्वेंसी। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालने को आ जाए न्यू, तो कैसे करोगे? न्यू जो होता है वो 1/t के बराबर होता है बच्चे लोग, है ना। अब 1/t है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, टाइम पीरियड जो है वो n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर है, n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब, क्योंकि इनवर्सली है ना। यस सर। ओके, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सेम एटम है, मतलब सेम एटम है मतलब जेड की वैल्यू जो सेम है, तो यहाँ पे t1 अपॉन t2 जो होगा वो n1 क्यूब अपॉन n2। इधर अगर जेड डिफरेंट है तो जेड वाला भी टर्म लाएंगे, जेड वाला भी टर्म लाएंगे। अच्छा एक ठीक है, तो ये वाली चीज जो है वो क्लियर हो गई, टाइम पीरियड। तो अभी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें क्लियर करी हैं वो एक बार चेक कर लो। सबसे पहले हम लोगों ने रेडियस निकालनी सोची कि रेडियाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, रेडियस के बाद बताओ क्या निकाला था अपन लोगों ने, बोलो कीर्ति। एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी अपन लोगों ने कैलकुलेट करनी सीखी थी। फिर उसके बाद इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी निकालनी देखी थी, वेलोसिटी के बाद टाइम पीरियड निकाला, है ना। तो ये सारे जो हैं वो बोर्ड्स के जो सारी चीजें देखी थी। अब अपन लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने थे, ठीक है, तो शायद सर आ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग ये सारे क्वेश्चंस करेंगे जो भी मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना,
वो क्वेश्चंस को अपन लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही है। आज शायद सर आ चुके हैं क्या? आज सर आ गए क्या? हाँ मैं हूँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, ओके सर। आज मैंने आपको स्वैप कर दिया आपका टाइम। बहुत सही किया ना, बहुत रात हो जाती है सर। बस लेकिन एक ही 2 दिन के लिए सर, क्योंकि मेरे घर पे कोई गेस्ट आए थे, मैं उनको हाँ सोने के लिए भेज दिया। अब मैं क्लास लेकर सो जाऊँ। हाँ ना सर, चलिए ठीक है सर, संभालिए आप ठीक क्लास। ठीक है ठीक है। ओके बाय बाय बच्चों। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? अच्छे हैं सर। सभी ठीक ठाक से हो? और ठंड कैसी है दिल्ली में? यस सर, मेरा तो बहुत गला ज्यादा। बहुत ज्यादा, मेरा भी गला का बैंड बजी है बहुत ज्यादा। सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा है क्या कि सबको कोरोना हो रहा है? अभी थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ आइडिया है तुम लोगों को? कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे थे? सर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम कर रहे थे। 1 मिनट। और आई थिंक प्लांट किंगडम में अब वो एग्जाम्पल का तो अब इशू नहीं है ना तुम लोगों का? एग्जाम्पल तो तुमने अच्छे से सारे सीख ली, और वो सब हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक अब तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे ना। मेन चीज देखो, मैंने सिखा दिया जो तुम्हें नहीं आता था, मैंने एक दिन अच्छे से तुम्हें सिखा दिया था, याद करो कि गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, रिलेशन मैंने पूरा क्लियर कट, फादर सन रिलेशन करके पूरा अच्छे से बताया था, याद करो तुम लोग। यस सर। ठीक है, वो सारा चीज तुम लोगों को अच्छे से क्लियर करा दिया था। तो हम लोग, ठीक है, एक मिनट, इसको हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग।